हेलो बच्चों, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सारा कुछ इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। will they move the equation in the forward direction or will they move the equation in the reverse direction। तो इस चैप्टर में या इस क्लास में, इस लेक्चर में we are going to study that only, got it। इसमें कुछ एक बेसिक वो है, तुमको वो सारे के सारे याद रखने हैं, याद रखने वाली चीज़ें। हालांकि जब क्वेश्चंस करोगे तो हमेशा याद रह जाएंगे और उसका लॉजिक भी एक भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मेरे को लॉजिक समझ में आया तो मैं याद ही नहीं करता कोई चीज़, ठीक है। मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव कर लेता हूँ। दिस इज़ माई वे, नॉट दैट कि ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर किसी को चीज़ें याद नहीं हो पाती, रट नहीं पाती, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है विच इज़ द हेबर्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। ये हेबर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब जो ये रिएक्शन होती है, दिस टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर हो गया है ना। अगर क्लोज कंटेनर होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, दैट मीन्स वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है या हो जाएगा, गॉट दैट। तो इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप होता है। तो इमेजिन करो कि हमने यहाँ पर जो N2 और H2 की मात्रा डाली, वो लेट्स से 60% कंबाइन करी और अमोनिया बना दिया, बाकी 40% बचा रह गया। जस्ट इमेजिन, है ना। शुरुआत में लेट्स से ये 100% था, ये दोनों मिला के, ठीक है। अब मान लो ये 60%, सॉरी 60 नहीं, ये सिर्फ 40% रह गया और 60% इसमें कन्वर्ट हो गया। हालांकि मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का कोई ध्यान नहीं रख रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये 60% कंज्यूम हो गया तो तब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हो गया। नाउ इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं हेबर्स प्रोसेस का यूज़ क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, या इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? अमोनिया बनाना। भाई N2 और H2 तो मैं कल भी बता रहा था कि एयर में अवेलेबल है। तुम गैस एयर को लिक्विफाई करो तो N2 अपने आप मिल जाएगा, H2 भी काफ़ी हद तक मिल जाएगा, गेट इट। लेकिन जो NH3 है वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अमोनिया इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इट वॉज सेड दैट अ फ्यू ईयर्स बैक कि कौन सी कंट्री कितना अमोनिया प्रोड्यूस और कंज्यूम करती है, उसकी ग्रोथ या उसका GDP उस पर डिपेंड करता था, है ना। इस लेवल का ये कंपाउंड है NH3। नाउ दिस NH3, अगर NH3 बनाना पर्पस है, इसका मतलब इसमें जितना ज़्यादा कन्वर्ट कर सके वो हमारा पर्पस हुआ, है ना। तो रिएक्टेंट को जितना ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो हमारा पर्पस है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ तो 60% ही कन्वर्ट हुआ, 40% रह गया, तो क्या हम 40% ऐसे छोड़ देंगे? 40%, अब उसमें भी तो हमारा लागत लगी होगी ना कुछ, तो वो 40% छोड़ने का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट मेक फिनेंशियल सेंस, मतलब फिनेंशियली बहुत अनप्रोडक्टिव प्रोसेस हो गया ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के तरीके ढूंढने चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम तो सेट होना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराते रहे, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते चले गए, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है, इवन दो इसमें इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, हम NH3 को बना सकते हैं कंटिन्यूअसली, है ना। हमारा कोई जो रॉ मटेरियल है या रिएक्टेंट है वो बंधा नहीं रहेगा, फंसा नहीं रहेगा, इट विल कीप कन्वर्टिंग इनटू NH3, ठीक है ना। तो वो कुछ तरीके हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। कल भी मैंने बताया था कि भाई प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, मोल्स हो गए, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एडिशन ऑफ समथिंग सम मटीरियल हो गया, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इनको इस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे।
अब अफेक्ट या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको फॉरवर्ड मूव करने में फोर्स करें, या फिर ऐसे इस पे ऐसा असर डाल सकते हैं कि ये बैकवर्ड मूव करे। गॉट दैट? तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इसको फॉरवर्ड मूव करें, तो हम ऐसे फैक्टर्स को इस तरीके से यूज करेंगे कि इसको फॉरवर्ड मूव करें। तो सो आई होप यू गॉट दिस कि भाई ये रिएक्शन जो है इसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि भाई जो अमोनिया है हम वो उसको कंटिन्यूसली बनाते रहें, तो हम ऐसे फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस रिएक्शन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होती रहे और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता रहे। गॉट दैट? ठीक है जी। तो लिखो इसमें, in any reversible reaction where equilibrium can set up, the reaction will get standstill after equilibrium is reached. There are factors which can affect this equilibrium. There are factors which can affect this equilibrium and move the direction या force the reaction to move, जैसे भी लिखना चाहो, move the reaction in either forward or backward direction, ठीक है। अच्छा, our purpose in general is to produce more products. Our purpose in general is to produce more products. Hence, we will employ these factors. In such a way so as to move. Hence, we will employ these factors in such a way so as to move this reaction in the forward direction and produce more product. ठीक है। यहां पर तुम्हारा ली-चाटलियस प्रिंसिपल काम आता है। ली-चाटलियस प्रिंसिपल तुम्हें हमेशा ये बता पाएगा कि किस फैक्टर को तुम किस तरीके से चेंज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो हियर इज द यूसेज ऑफ और द यूटिलिटी ऑफ ली-चाटलियस प्रिंसिपल। तो लिखो इसमें द फैक्टर्स सच एज, लिखो द फैक्टर्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, concentration, moles, temperature, addition of inert material, etc. Pressure, volume, moles, concentration, temperature, addition of inert material, etc. and catalyst can alter या can disturb an equilibrium, and force the reaction to move, can affect या can disturb an equilibrium and force the reaction to move in either forward or backward direction। ठीक है जी। तो क्या क्या फैक्टर्स है पहले देखते हैं भाई। फैक्टर्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम। देखो भाई ये एक ही फैक्टर है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। देन देयर इज टेम्परेचर एंड देन देयर इज एडिशन ऑफ इनर्ट मटीरियल एंड कैटलिस्ट। ठीक है। तो ली-चाटलियस प्रिंसिपल, अब लिखो ली-चाटलियस प्रिंसिपल हेल्प्स अस डिटरमिन द डायरेक्शन। ली-चाटलियस प्रिंसिपल helps us determine
द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन, Lee-Chatelier principle helps us determine the direction in which the reaction goes after the equilibrium has been disturbed. After the equilibrium has been disturbed. ठीक है, ठीक, तो लिखो इफ, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, हालांकि तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में अलग हो सकता है, इसके अलावा भी और इसके स्टेटमेंट्स हैं। बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं बताना चाहूँ हिंदी में, कुछ चीज़ तुम चेंज करोगे, कुछ बढ़ाओगे या घटाओगे, प्रेशर घटाओगे बढ़ाओगे जो भी है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगी उस वो डायरेक्शन लेते हुए जिसमें जो फैक्टर तुमने चेंज किया था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। जैसे तुमने प्रेशर को बढ़ाया, अब अगर प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी इस तरीके से कि जिसका प्रेशर तुमने बढ़ाया था उसका प्रेशर कम होने लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, या मोल्स की बात करते हैं, मैंने मान लो इक्विलिब्रियम अभी आ गया, मैंने इसके मोल्स बढ़ा दिए, ठीक है, इसके मोल्स बढ़ा दिए, तो अब डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, या तो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड। बैकवर्ड होगा तो N2 और ज़्यादा बनेगा, तो जो फैक्टर मैंने बढ़ाया था वो बढ़ रहा है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये नहीं कहता, एग्जैक्टली ऑपोजिट कहता है। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ये इसकी N2 की कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स कम होंगे। तो मैंने N2 के मोल्स बढ़ाए और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए तो N2 के मोल्स कम होंगे। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एग्जैक्टली यही कहता है कि जो फैक्टर से को तुम बढ़ा या घटा रहे हो, जो फैक्टर को तुम चेंज कर रहे हो, वो उल्टे डायरेक्शन में जाता है जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो लिखो इसमें, इफ एनी चेंज इज मेड एट इक्विलिब्रियम, if any change is made at equilibrium by changing pressure, volume, etc., then equilibrium will be disturbed. Then equilibrium will be disturbed. ठीक है, and reaction will move in that direction, and reaction will move in that direction in which the effect of the applied change is nullified। है ना, इसमें मैंने नाइट्रोजन को बढ़ाया तो डायरेक्शन कौन सा लिया इसने, फॉरवर्ड वाला। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड लेने से नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स जो है वो कम हो रहे हैं। अगर मैं NH3 डालूंगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ। क्यों? NH3 के मोल हमने डाले तो बढ़ गए अब NH3 के मोल, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर इधर होगी तो NH3 के मोल कम होंगे। तो जो इफेक्ट हमने क्रिएट किया था NH3 के मोल बढ़ाने का, वो रिएक्शन ने एक डायरेक्शन लिया जिससे उसके मोल्स कम होने लगे। ठीक है, तो लिखो इसमें, है ना, अप्लाइड चेंज इज नलिफाइड एंड द रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम अगेन। दोबारा से इक्विलिब्रियम फिर पहुंच जाएगी। गॉट इट? एंड द रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम अगेन। ठीक है, तो इसलिए ये हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन डिटरमिन करने में हेल्प करता है। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज़ को ना मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ तुमको। चलो ऐसा करते हैं, जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करता हूँ, उनमें इसको बताएंगे। देखो भाई, ये मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा मोल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन वाला है। इसमें सीधे सीधे बताता हूँ, बस तुम्हें इतना जानना है। जैसे मान लो A is moles concentration of reactant और product। ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स के। ठीक है, तो इसमें बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। सिंपल है, मैं इसको समझाऊंगा भी और ये समझ में भी आ जाएगा। लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है? याद रखने वाली चीज़ ये है कि तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, इतना याद रखना है। अगर तुमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जबकि हमने बढ़ाई थी। सेम वे अगर मैं उल्टा करूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटा दूं तो क्या होगा?
रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में आएगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो जो हम इसमें क्या बोल सकते हैं इसको, जो हम इसमें चेंज लाएंगे उसको नलीफाई करेगा, इस ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा कि ताकि इसका जो चेंज है वो नलीफाई हो जाए। ठीक, तो मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे कम होने लगी। मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो उसने क्या किया, धीमे धीमे राइट डायरेक्शन में, मतलब पीछे वाले डायरेक्शन में मूव करने लग गई रिएक्शन। गॉट दैट? ठीक है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो बैकवर्ड में जाएगा, और अगर तुम रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। तो इसमें लिख लो, पहले लिख लो फिर मैं ये चीज़ लिखाता हूँ। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ ना ब्रैकेट में एस लिख देना, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें या मोल्स की बात करें, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दैट्स व्हाट आई मीन बाय वाइस वर्सा। सेकंड लिखो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट के भी आगे ऐसे ब्रैकेट में एस लिख लेना, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज द रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ छोटा सा टेबल टाइप बना लो ताकि ये आगे याद रहे। ठीक है, और जो किसी रिएक्शन, भाई जो रिएक्शन कराई जाती है हमेशा प्रोडक्ट पाने के लिए कराई जाती है, तो मोस्ट सूटेबल डायरेक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट वाला डायरेक्शन होता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो लिखो, मोस्ट सूटेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोस्ट सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन मतलब जो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए। तो मोस्ट सूटेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स फॉर एनी रिएक्शन इज इंक्रीज इन concentration of reactants and continuous removal of product। मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे या मोल्स कम करोगे का मतलब क्या हुआ, उसका रिमूवल हो रहा है। मान लो जैसे हम NH3 बनता जा रहा है और हम उस रिएक्शन मिक्सचर से NH3 निकालते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, तो इट विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर तुम इसी इक्वेशन की बात करो तो N2 + 3H2 है ना, 2NH3। ठीक है, इसको तुम बाहर निकालते चले जाओ, तो जैसे जैसे बाहर निकालते जाओगे रिएक्शन विल कीप मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जा रहा है। गॉट इट? ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर तुम देखो इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास A + B है, गिव्स C + D, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, +D। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं K इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो K इक्विलिब्रियम में Q की बात करो, अगर मैं Q की बात करता हूँ तो Q विल बी C × D और A × B, है ना, ये होगा। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम पे तो दिस इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, बट व्हेन में कोई सा भी एक चूज कर लेते हैं, A मान लो A। ठीक है, A को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं A को इंक्रीज करूँगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ये तो कांस्टेंट रहा और डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल क्वांटिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज करी तो Q क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और Q फिर क्या हो जाएगा, Q विल बी लेस देन K इक्विलिब्रियम, और इस केस में हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। सेम वे अगर मैं A या B किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पर Q क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स Q विल बिकम ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, विच मीन्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम वे तुम C में देख सकते हो, C को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो Q जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई देखो
ये तो सेम रहेगा। तुमने सी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, क्यू विल बिकम ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। और हमेशा इक्विलिब्रियम जब भी ऐसा होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और सी को अगर मैं ऐसे ही डिक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं अगर इसको डिक्रीज़ कर दूँ तो भाई जो क्यू है वो घटेगा। दैट मीन्स क्यू विल बिकम लेस देन के इक्विलिब्रियम, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चाहे तुम इस तरीके से याद करो चाहे इस तरीके से याद करो, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, रीज़न के साथ में है। और ये तुम अगर तुम याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, इसमें क्या है, दिस इक्विलिब्रियम इज, हाँ, दिस इक्वेशन इज या दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। व्हेन दिस रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, हाँ, व्हेन दिस रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड by doubling the concentration of B, अच्छा सॉरी नहीं, द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, उसके बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम सेट हुआ होगा, है ना। तो इस इक्विलिब्रियम पे जो B की कॉन्सेंट्रेशन थी और जो नेक्स्ट वाले में, नए वाले में जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है B की, वो हाफ है दूसरे से, या ये कह लो कि सेकंड वाले की पहले वाले से डबल है। ठीक है, तो लिखो एट न्यू इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, एट न्यू इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B is double the concentration of B at equilibrium 1, है ना। तो अगर मैं Q की बात करूं, ठीक है जी, तो ये कह रहा है C, मान लो ऐसा सीन था, है ना, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये Q1 था, या Q1 क्या K1 कह लो, नॉट Q1, के इक्विलिब्रियम 1 था ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यही इक्वल टू किसके होगा भाई, किसके होगा, यही इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम कब चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ में। तो यही तुम्हारा, अगर मैं C1 इसकी 1 की बात करूं, दिस विल बिकम C2 D2 A2 B2। अब वो कहना चाह रहा है कि जो B2 है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ B1, दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, ये उसने कहा है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट सेकेंड इक्विलिब्रियम कंपेयर टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से कंपेयर करोगे तो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें मैं बताना तो भूल ही गए, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो लिक्विड है और जो सॉलिड है ये तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं, है ना। तो तुम्हारी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो ये आएगी, और सॉरी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आएगा वो ये आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो C1 अपॉन B1 इक्वल्स टू C2 अपॉन B2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, C1 अपॉन B1 का होल स्क्वायर, C2 अपॉन B2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर तू देखे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है तो इसको ट्वाइस लिख सकते हैं, C1 B1 C2 B2 नहीं 2B1, तो ये 4B1 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं यार। B1 स्क्वायर से B1 स्क्वायर कट गया, तो अगर तुम देखो तो C2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, ये क्लियर है, तो ऐसे तुम इसको कर सकते हो। ठीक, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है,
पी एंड नहीं, पी और भी लिख रहा हूँ क्योंकि पी का जो इफेक्ट होता है उसका ऑपोजिट इफेक्ट वॉल्यूम का हो जाता है. यू कैन टेक इट लाइक दैट. ठीक है. ठीक है जी. तो इसमें लिखो टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वी नीड टू नो. ठीक है. वी शुड नो द टाइप ऑफ रिएक्शन. अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू ज़ीरो है, डेल्टा एन जी इक्वल्स ग्रेटर देन ज़ीरो है और डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो है, इन तीनों के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट अलग अलग आता है. ठीक है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट की. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट है इसकी बात करेंगे कि डेल्टा एन जी इक्वल्स टू ज़ीरो. इसमें अगर मैं लेता हूँ इक्वेशन, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन. ठीक है. तो इसमें अगर तुम देखो तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू ज़ीरो है. क्लियर है. अगर मैं इसका के पी लिखूँ या क्यू पी लिखूँ, सो टू से क्यू पी लिखूँ तो क्यू पी क्या आएगा? एच आई सॉरी एन ऑफ एच आई होल स्क्वायर अपॉन एन ऑफ एच टू एन ऑफ आई टू. ठीक है. इसमें भी सेम पावर, इसमें भी सेम पावर. इसमें कोई पावर प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई टोटल नंबर ऑफ मोल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो जहाँ पे प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो उसको प्रेशर तुम चेंज करो ना करो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. गॉट इट. तो उसमें लिखो सबसे पहले सिंस QP is independent of, since QP is independent of pressure or volume, pressure or volume, that means the equilibrium will not be affected by change in P and V. P or V will not be affected by change in P or V. ठीक है. Got it. And तो इसमें सीधे सीधे लिख सकते हो इस टाइप की रिएक्शन विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम. सिंपल है. ये ध्यान रखना. ये इनफैक्ट इसको ना तुम रेड से लिख लेना. इसके लिए फर्स्ट के लिए नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन P और V. ये सबसे पहला है. अच्छा भाई, अब बात करेंगे हम फिर से अगेन सेकंड की. ठीक है. तो कूल है. ठीक है जी. अब लिख लो डेल्टा एन जी अगर लेस देन वन है, सॉरी ग्रेटर देन वन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे N2O4 यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है. अगर मैं इसके लिए QP लिखूँ तो QP विल बी इक्वल्स टू NO2, N ऑफ NO2 मतलब मोल्स ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ N2O4. ठीक है. अच्छा, ये देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हम टोटल मोल से किसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेशर से डील कर रहा हूँ. जो प्रेशर का इफेक्ट होगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वॉल्यूम का इफेक्ट होगा. ध्यान रखना. तो N टोटल मोल्स हो गए इनटू ऊपर P आ जाता है. मैंने बताया था ना भाई, ये पहले लिख लो मोल्स का रेशो जैसे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, और उसके बाद हमें देखना है कि किधर कम है, इधर कमी है, इधर टोटल मोल्स है उतना ही मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ 2 था या 1 था तो 1 पावर से मल्टीप्लाई, इसकी 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और उतनी पावर टोटल प्रेशर की PT है, ये टोटल प्रेशर है. ठीक है जी. अब अगर तुम देखो इसमें प्रेशर तुम बढ़ाते हो, सॉरी इस वाले में अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? ये QP जो है ऐसे समझो इसको, P ऑन इंक्रीजिंग P
QP इंक्रीजेस, अगर QP इंक्रीज कर गया तो क्या कह सकते हैं हम, QP इज ग्रेटर देन KP। अगर QP KP से बड़ा हो जाता है तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, बैकवर्ड। रिएक्शन कोशेंट अगर क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा हो गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो तुम देख रहे हो कि इस वाले में अफेक्ट तो होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लो इसको, ठीक है, ठीक है, लिख लिया इसको। तो इसमें लिखो, इन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, in such types of reactions, on increasing the pressure, reaction moves in the backward direction. On increasing the pressure, reaction moves in the backward direction. तो इन टाइप की रिएक्शंस के लिए अगर प्रेशर लो रखा जाए और वॉल्यूम हाई रखी जाए, है ना, या और मतलब और, नॉट एंड, हिंदी वाला और नहीं कह रहा था मैं, OR इंग्लिश वाला और। If we keep the pressure in such reactions low or the volume high or both, तो ये रिएक्शन आगे मूव करेगी, है ना भाई। प्रेशर बढ़ाने पे जब बैकवर्ड मूव करे तो प्रेशर कम करने पे क्या करेगी, फॉरवर्ड मूव। तो इसमें प्रेशर कम रखना है। तो लिखो, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, लो प्रेशर एंड लार्ज वॉल्यूम्स आर suitable. Low pressures and large volumes are suitable. Are we clear? ठीक है। थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है भाई, थर्ड वाले में एग्जाम्पल के तौर पे लेट से N2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे QP निकाल लो। QP विल बी इक्वल टू व्हाट भाई, N ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N ऑफ N2 इंटू N ऑफ H2 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू, अभी यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल पावर आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करो, P से डिवाइड कर दो, PT हो गए टोटल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर। तो अगर तुम देखो यहाँ पर तुम प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाने पे QP डिक्रीजेज, यहाँ प्रेशर बढ़ाने से भाई ये तो चेंज नहीं होंगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, दिस QP विल डिक्रीज, और QP डिक्रीज करेगा तो QP विल बिकम लेस देन KP एंड रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तुम सीधे सीधे ये लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग PT को अगर तुम बढ़ा दो तो QP जो है वो घटेगा, और QP घटेगा तो QP मीन्स लेस देन KP, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। तो तुम इसमें लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure in such reactions, on increasing the pressure in such reactions, reaction moves in the forward direction, reaction moves in the forward direction. Such type of reactions are suitable, such type of reactions are suitable, delta Ng जिसका less than 0 है, such type of reactions are suitable at high pressure and low volume, at high pressure and low and और मतलब दोनों में से एक भी फैक्टर हो या दोनों हो, ठीक है, एंड और लोअर वॉल्यूम, ठीक है, गॉट इट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल डिग्री दा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि सेम इसी रिएक्शन के लिए N2 3H2 2NH3, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है इसमें, ओके, suitable for at a Chi, no, not this one, I might have mistaken. N2O4 के लिए, not this one, N2O4 2NO2, ठीक है। तो ठीक है जी, इसके लिए रिएक्शन की बात हो रही है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है,
इसमें तुम देख रहे हो कि डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि भाई डिग्री ऑफ इसका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू P1, ठीक है। और किसका, एक सेकेंड रुको, टोटल प्रेशर जब P1 है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फ़ा 1 है, और जब प्रेशर इक्वल्स टू P2 है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फ़ा 2 है। यहाँ पर जो P2 है दैट इज़ ग्रेटर देन P1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। N2O4 से 2NO2, मतलब N2O4 इज डिसोसिएटिंग इनटू 2NO2। इसमें टोटल प्रेशर P1 था, तब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा 1 था। अभी P2 है ना, मतलब पहले से ज़्यादा है P2, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा 2 है। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी ये देखना है हमको, गॉट इट। तो कुछ नहीं करना भाई, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लो Kp का, अगर तुम्हें वो ना आ रहा हो तो भाई, या फिर ऐसा करो यहाँ से देख लो, ये क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। इसमें क्या है, प्रेशर बढ़ा रहा है, तो प्रेशर बढ़ाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन होगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव होगी। तो सिंस ऐसे भी कह सकते हैं इसको देख के कि सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2 देयरफॉर रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन और अल्फ़ा 2 विल बी लेस देन अल्फ़ा 1। आर वी क्लियर? तो ये चीज़ है, ये तुम चीज़ ये देख सकते हो, गॉट इट, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। इस तरीके से करो, या फिर तुम पूरा का पूरा Kp या Qp लिख लो इसके और प्रेशर बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वही आएगा, यही इसी चीज़ पे आएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए अगर मैं कहता हूं कि P इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर है और उस टाइम पे अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P2 डालो, P2 कितना होगा अगर अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 3/4 होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्वालिटेटिवली पूछा था, इसमें क्वांटिटेटिवली पूछ लिया। क्वालिटेटिवली क्या था कि भाई अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में रिलेशनशिप क्या है, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है ना। यहाँ पर वो कह रहा है कि कैलकुलेट कर दो, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है भाई, इसमें Kp इक्वल्स टू इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे अगर तुम देखो अल्फ़ा के टर्म्स में कैसे आता है, अल्फ़ा के टर्म्स में याद है 4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू P अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये याद ना हो तो याद कर लेना, तो मेरे से डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो तुम इसको A मानो, इसको 0 मानोगे, ये कितना हो जाएगा A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा और ये जाएगा 2A अल्फ़ा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है जी। बस तो अब ये डाल लो, यहाँ से A तो कट ही जाएगा, P आ जाएगा। तो तुम अगर देखो तो Kp तो चेंज होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो अल्फ़ा 1 P1 अल्फ़ा 1 विद दैट विल बी इक्वल टू 4 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 गया, अल्फ़ा इसमें रख लो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्रेशर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 का होल स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/2 ये हो गया, ये आ जाएगा 3/4, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 9/16, ठीक है। और P2 अपॉन 1 माइनस 9/16, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ये 1/2 है 3/4, 2/3 आ जाएगा इधर, एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 9/7 P2। बस P2 निकाल लो, P2 विल कम आउट टू बी 14/27, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की या सर खपाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये तुम्हारा प्रेशर का वेरिएशन हो गया, ठीक। टेम्परेचर का वेरिएशन हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ तुमको, यहाँ पर ये क्लियर होना है। तो लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर। इसमें हमें सिर्फ देखो, इस वाले में केस में क्या देखना था हमें,
डेल्टा एन जी जैसा होगा उसके हिसाब से प्रेशर का इफेक्ट आएगा। अभी इस वाले केस में हमें देखना है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे भागेगी और एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पीछे जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, तो इसमें लिखो टू नो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन, to know the effect of temperature on a reaction, we should know the thermodynamic nature of the reaction. We should know the thermodynamic nature of the reaction. ठीक है जी, तो या तो भाई थर्मोडायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ, या तो एंडोथर्मिक हुई। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, और अगर एक्सोथर्मिक हुई तो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड डायरेक्शन जाता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और यूजुअली जो डेल्टा एच है वो गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं हो तो एटलीस्ट ये कह सकते हो कि जो डिसोसिएशन है, एटलीस्ट ये कह सकते हो डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडो। डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडो। ठीक है, इनफैक्ट एक चीज़ और ध्यान आई मेरे, कहीं पे थोड़ा सा जगह बना के जो पिछले वाले उसमें तुमने N2 के बारे में लिखा था ना, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तुम देखोगे कि वो रिएक्शन जो है उसमें डेल्टा Ng <0 है, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है। तो हेबर्स प्रोसेस जो है वो हमेशा हाई प्रेशर पे होता है, ये ध्यान रखना। और यही चीज़ तुम ना अपने ऑर्गेनिक में भी देख सकते हो, ऑर्गेनिक में इसको लगा सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो लिख लो इसको, उस वाले पार्ट को वहाँ लिख लेना, यहाँ आपकी बात करो। ठीक है, इट इज़ यूजुअली गिवन, इफ़ नॉट गिवन तो डिसोसिएशन के लिए तो हमेशा तुम डेल्टा एच को पॉजिटिव कह सकते हो, उसको एंडो कह सकते हो। ठीक है जी, अच्छा इसमें लिख लो, कैटेगरिकली लिख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature and vice versa. Therefore, such reactions are more feasible or favorable. Such reactions are more feasible or favorable at high temperature. At high temperature. ठीक है, एक्सो के लिए लिख लो, एक्सो के लिए लिख लो, equilibrium moves in backward direction, equilibrium moves या equilibrium moves in forward direction लिखो, equilibrium moves in forward direction on decreasing the temperature, on decreasing the temperature and vice versa. Reaction moves in the backward direction and vice versa. Therefore, such reactions are favorable at low temperature. Such reactions are favorable at low temperature. ठीक है, अब लास्ट वाला पोर्शन लिखते हैं, such reactions are favorable at low temperature. ठीक है, लास्ट कौन सा इफेक्ट है, लास्ट इज द इफेक्ट, लास्ट क्या सेकंड लास्ट कह लो, क्योंकि या फिर कैटलिस्ट का मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कैटलिस्ट को अगर ऐड करोगे ना कभी भी, तो कैटलिस्ट का कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों के दोनों डायरेक्शन में सेम मल्टीपल से बढ़ा देता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी उतनी तेज़ी से भागेगा जितना रिवर्स। तो अगर रिएक्शन ऑलरेडी स्टेशनरी है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो उसको कितना भी आगे पीछे दौड़ा लो, उसने रहने तो स्टेशनरी है ना भाई। तुम आगे भी उतनी तेज़ से जा रहे हो, जैसे जो एस्केलेटर होती है, एस्केलेटर की अगर तुम्हारी स्पीड एकदम इक्वल है तो वो नीचे जा रही है, तुम ऊपर जा रहे हो, लेकिन तुम स्टैंड स्टिल रहोगे ना,
तुम्हारी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी 0 रहेगी। सेम वे, तो पहले लिख लो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है, इसको हम गैस भी लिख सकते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, यूजुअली गैस लिखा होता है। तो पहली चीज़ तो ये इनर्ट मटेरियल, इनर्ट गैस क्या हुई? वो मटेरियल या वो गैस जो कि ना ही रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, ना ही प्रोडक्ट से रिएक्ट करता है, ना ही कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो लिखो एनी मटेरियल स्लैश गैस। वैसे मटेरियल में गैस अपने आप आ जाता है, लेकिन क्योंकि गैस ज़्यादातर यूज़ होता है इसलिए लिखवा देते हैं। एनी मटेरियल स्लैश गैस which does not react with reactant product or catalyst, which does not react with reactant product or catalyst is known as any material that does not react with reactant product or catalyst is known as inert material slash gas, inert material slash gas। अब जो इनर्ट मटेरियल डाला जा रहा है वो दो अलग अलग कंडीशन में डाला जाना चाहिए, और मतलब दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, या तो वो किस कंडीशन में डाला जा रहा है और उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है। ठीक है, तो लिखो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है, on addition of inert material the effect depends upon two factors. The effect depends upon two factors. First is condition, type of reaction, टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एन जी इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन ज़ीरो है क्या। और सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन डेल्टा एन जी इज इनर्ट मटीरियल। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटीरियल गैस, टाइप ऑफ रिएक्शन डेल्टा एन जी ये वो। अच्छा, और ये कि कंडीशन इन विच इट इज एडेड। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, मतलब किस पे ऐड किया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया गया इनर्ट गैस को या कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया गया इनर्ट गैस को, तो उसके बेसिस पे चेंज आएगा। ठीक है, तो लिखो, ये लिख लिया भाई। ठीक, एक और पॉइंट लिख लो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये कि ऑन एडिंग इनर्ट गैस नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन इंक्रीज, मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो सेकंड कंडीशन है उसमें, या एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिएक्शन किसी भी टाइप की हो। ठीक है, क्यों? देखो, अगर मैं A + 2B गिव्स C + D की बात करता हूँ, सारी गैस है, मान लो ये सब गैस है। ठीक है, डेल्टा एन जी इसका क्या है, -1 है। मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता अभी कि वो -1 है, +1 है या 0 है। मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको देखो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? इसके मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे ना। क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? नहीं। क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? नहीं। क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? क्या नहीं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? नहीं। तो जो क्यू सी मान लो, क्यू पी मान लो, जो भी कहना चाहते हो, क्यू पी क्यू सी
या फिर इसका पार्शियल प्रेशर मैं बोलूँ, नहीं चेंज होगा ना, ना तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी ना पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, है ना। तो QC विल बी इक्वल टू ऐसे C इंटू D अपॉन A एंड B। मान लो ये ना ये चेंज हो रहा, 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 तो क्या ये चेंज होगा? नहीं। तो अगर ये चेंज ही नहीं हो रहा तो ये ऑलरेडी KC के इक्वल है, तो हमेशा KC के इक्वल रहेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो देयर विल बी नो चेंज, चाहे डेल्टा NG कुछ भी हो। गॉट इट? अच्छा एक सेकेंड रुको, चाहे पार्शियल प्रेशर की बात कर लो, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें लिखो at constant volume no effect of at constant volume no effect of addition of inert material no effect of addition of inert material will be observed for any type of reaction will be observed for any type of reaction। ठीक है, इसमें लिखो because neither the concentration nor the partial pressure changes neither the concentration nor the partial pressure changes for any of the participants। किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए ये चीज़ें चेंज ही नहीं होगी, तो फिर ये क्यों चेंज होगा? गॉट इट? ठीक है जी। नाउ लिखो इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में तीनों केस आते हैं। देखो इन दोनों में से एक कंडीशन हम पहले देख चुके हैं, दूसरी कंडीशन अब देख रहे हैं। उसमें अब हम ये टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। अगर डेल्टा NG इक्वल टू 0 है तो सिंपल सी बात है, इसका जो QP होता है, इसी रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं, इसका जो QP है, QP अच्छा एक मिनट रुको, इसके लिए तो रिएक्शन अलग लिखनी पड़ेगी भाई। A प्लस B गिव्स 2C लेट्स से, है ना। डेल्टा NG इक्वल टू 0 है तो इसका KP क्या, सॉरी QP क्या आएगा? QP आएगा C का स्क्वायर, नहीं NC का स्क्वायर अपॉन NA इंटू NB। तो यहाँ पे प्रेशर का कोई लेना देना है ही नहीं, तो प्रेशर सॉरी प्रेशर पे चेंज किया, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं किसके, इनर्ट गैस के या इनर्ट मटेरियल के, इसमें कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। तो अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे तो ये इसका कोई चेंज लेना देना नहीं रहेगा, मतलब दिस विल नॉट चेंज एट ऑल। क्लियर होगी बात? दोबारा बोल रहा हूँ, एट डेल्टा NG इक्वल्स टू 0, एट डेल्टा NG इक्वल्स टू 0, ठीक है, द मोल्स QP does not depend on pressure or volume, the QP does not depend on pressure or volume and the moles of the participants do not change। यहाँ पे moles of participants change कर रहे हैं? नहीं, moles of participants do not change, hence moles of participants do not change, hence there is no effect, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ B की, डेल्टा NG लेस देन 0 है, ठीक है, A प्लस 3B गिव्स 2C, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम QP निकालना चाहो तो तुम क्या निकालोगे? NC का होल स्क्वायर अपॉन NA इंटू NB का होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब NT का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा स्क्वायर के साथ में और यहाँ पे P स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो ना, तो ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कांस्टेंट प्रेशर पे बोला था, अग्रीड, लेकिन इन कांस्टेंट सॉरी इनके प्रेशर की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको, नहीं ओके ओके नो नो नो, डेल्टा NG अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ओके, NT कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है ये इंक्रीज कर गया है। तो जैसे QP जो है, अगर मैं बात करूँ कि NT यहाँ पे इंक्रीज किया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़े हैं ना, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो QP बढ़ जाएगा। अगर QP बढ़ गया that means that QP became greater than KP, therefore reaction will move in backward direction। ठीक है, क्लियर होगी बात। और अगर मैं C की बात करूँ जहाँ पे डेल्टा NG इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, सेम रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, 2C गिव्स A प्लस 3B। तो यहाँ पर जो QP होगा
दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू Na इंटू NB का होल क्यूब इंटू पी स्क्वायर अपॉन NC का होल स्क्वायर NT का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे NT डिनोमिनेटर में है, तो एडिशन करने पे क्या होगा, NT विल इंक्रीज। अगर NT इंक्रीज करेगा तो QP क्या करेगा, डिक्रीज, और QP डिक्रीज करेगा तो QP विल बी लेस देन KP, तो देयरफॉर दिस विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। QP जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। QP इज लेस देन KP फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही है बस इसका सार, ठीक है, यही सार है इसका कि भाई अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे ज्वाइन करो, मतलब एडिशन करोगे, तो ये तीनों के तीनों केसेस पे डिपेंड करेगा। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और कैटलिस्ट के बारे में बस इतना लिख लो, कैटलिस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिख लो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। मैं डिक्टेट कर देता हूँ और एक ग्राफ बनाना है मुझे। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट लिखो, ठीक है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा, हाँ जी, तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में अगर तुम देखो, देयर विल बी नो चेंज इन आइदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम, देयर विल बी नो चेंज इन कांस्टेंट, सॉरी, इन आइदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम सिचुएशन या इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट और एन इनहिबिटर। कुछ भी, चाहे कैटलिस्ट हो चाहे इनहिबिटर हो, किसी के भी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस आर अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर। सेम फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम ये कह सकते हो, देखो अगर A टू B है ना, अगर तुम बोलो कि KF है, ये KB है, अगर मैंने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, अब कैटलिस्ट तुम पॉजिटिव वाला लो चाहे नेगेटिव वाला लो, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट अगर तुम डालते हो पॉजिटिव वाला तो स्पीड बढ़ाता है, और कैटलिस्ट नेगेटिव वाला जिसको इनहिबिटर कहते हैं वो स्पीड घटाता है। तो कैटलिस्ट अगर तुम डालते हो तो क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन अब ऐसे हो जाएगी भाई, और कुछ नहीं होगा, NKF और NKB, ठीक है। तो अगर तुम K इक्विलिब्रियम की बात करो तो वो कितना आएगा, NKF अपॉन NKB। K इक्विलिब्रियम 2 मान लो इसको, इसके लिए K इक्विलिब्रियम 1 है और इसके लिए K इक्विलिब्रियम 2 है, ठीक है। ये कितना आएगा, KF अपॉन KB, दिस इज इक्वल्स टू KF अपॉन KB, NKF अपॉन NKB। आर बी क्लियर, सिंपल इनफ, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, गॉट इट। तो चेंज नहीं होगा। और अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ देखो भाई, मैंने कल एक ग्राफ बताया था तुमको। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, लेट्स से इस तरीके से हो रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एनर्जी है ये दिस इज EP energy of average energy of reactants, this is average energy of products, and this is average energy of reactants, ठीक है। ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी EA इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा H, एंथैल्पी। अगर मान लो मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो कैटलिस्ट क्या होता है, वो इस ट्रांजिशन स्टेट को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे EAF चेंज हुआ, लेकिन EAB भी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों चेंज हुए हैं और इक्वल अमाउंट से चेंज हुए हैं, तो इनका असर जो है वो सेम होता है। तो ये जो KF और KB है, ये दोनों पे सेम असर होगा, तो इस तरीके से। गॉट इट। चलो जी, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, अब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।